नमस्कार। आज हम एक ऐसी भारतीय टेक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर सुर्खियों से दूर रहती है, लेकिन जिसने आप कह सकती हैं वैश्विक सॉफ्टवेयर जगत में अपनी एक बहुत मजबूत और अनोखी जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं ज़ोहो कॉर्पोरेशन की। बिल्कुल। और ज़ोहो की कहानी मतलब सिर्फ एक सफल बिजनेस की कहानी नहीं है। ये पारंपरिक तरीकों को चुनौती देने की कहानी है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड है। हाँ, बूटस्ट्रैप्ड। यानी इसने आज तक किसी बाहरी निवेशक या वेंचर कैपिटल से कोई फंडिंग नहीं ली है। सोचिए, अरबों डॉलर की कंपनी बिना बाहरी पैसे के। ये अपने आप में मतलब काफी असाधारण है। सही कहा। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। 1996 में एडवेंट इंक के नाम से एक छोटी सी शुरुआत हुई थी जी। वहां से लेकर आज की ज़ोहो कॉर्पोरेशन तक, जो दुनिया भर में करोड़ों यूजर्स को सेवा दे रही है। हम देखेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स क्या है, इनकी वैश्विक पहुंच कैसे बनी, और सबसे अहम, इसके संस्थापक श्रीधर वेम्बू की वो कौन सी सोच है, वो क्या खास बात है जिसने ज़ोहो को इस मुकाम तक पहुंचाया। और इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ज़ोहो की सफलता के पीछे के सिद्धांत क्या हैं। खासकर ये जो उनका मॉडल है ग्रामीण भारत से जुड़कर दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी बनाने का, ये कितना टिकाऊ और प्रभावशाली है। ये कहानी एक तरह से इस बात का सबूत है कि इनोवेशन और सफलता के लिए सिलिकॉन वैली ही एकमात्र पता नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते। साल 1996 श्रीधर वेम्बू और उनके साथी टोनी थॉमस ने चेन्नई में एडवेंट नेट इंक की शुरुआत की। हाँ। उस समय भारत में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मतलब ज्यादातर सर्विस एक्सपोर्ट ही हुआ करता था, है ना? हाँ, ज्यादातर यही था। और एडवेंट नेट का शुरुआती ध्यान नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने पर था। नेटवर्क मैनेजमेंट। जी। ये वो दौर था जब बड़ी टेलीकॉम कंपनियां और नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां तेजी से बढ़ रही थी, और उन्हें अपने नेटवर्क को मैनेज करने के लिए वो क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। एडवेंट नेट ने इस जरूरत को पहचाना और विदेशी कंपनियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, और इसमें उन्हें शुरुआती सफलता मिली भी। लेकिन श्रीधर वेम्बू की सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही होगी। वो शायद देख रहे थे कि इंटरनेट का भविष्य सिर्फ नेटवर्किंग तक ही नहीं रहेगा, ये तो व्यवसायों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। बिल्कुल। उन्हें एहसास हुआ कि नेटवर्क मैनेजमेंट एक जरूरी हिस्सा तो है, लेकिन असली अवसर तो उन सॉफ्टवेयर्स में है जो सीधे बिजनेस की मदद करें, उनकी कार्यप्रणाली को आसान बनाएं। यहीं से ज़ोहो के बनने की नींव पड़ी, कह सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन बदलने का फैसला नहीं था, ये कंपनी की पूरी दिशा और महत्वाकांक्षा को बदलने का फैसला था, एक तरह से। और फिर 2009 में कंपनी ने अपना नाम बदला। जी। एडवेंट नेट से ज़ोहो कॉर्पोरेशन हो गया। जी हाँ। ये एक तरह से उनकी नई पहचान और नए इरादे का ऐलान था, ना? अब उनका फोकस पूरी तरह से क्लाउड आधारित बिजनेस सॉफ्टवेयर पर आ गया। क्लाउड आधारित, हाँ, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट के जरिए चलते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर लो। हाँ, जिन्हें यूजर कहीं से भी किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकता है। ये उस समय एक बड़ा बदलाव था, और ज़ोहो का मिशन एकदम साफ था। छोटे और मझोले व्यवसायों मतलब एसएमबीज को ऐसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर टूल्स देना जो आमतौर पर सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए ही उपलब्ध होते थे, और वो भी किफायती दामों पर। बिल्कुल, और वो भी बहुत किफायती दामों पर। ये किफायती दाम वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है, खासकर भारतीय और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एसएमबीज के लिए। निश्चित रूप से। और इसी सोच के साथ उन्होंने एक एक करके कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। आज ज़ोहो के पास, मैंने पढ़ा था, 55 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस का एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, ये संख्या ही अपने आप में कमाल है। जरा सोचिए, एक कंपनी जो सेल्स और मार्केटिंग के लिए सीआरएम दे रही है, वही कंपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए ज़ोहो बुक्स, ईमेल और ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए ज़ोहो मेल और ज़ोहो वर्कस्पेस, एचआर मैनेजमेंट के लिए ज़ोहो पीपल, कस्टमर सपोर्ट के लिए ज़ोहो डेस्क। ओह, पूरी लिस्ट है। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ज़ोहो प्रोजेक्ट्स, और यहाँ तक कि बिना कोडिंग के कस्टम ऐप बनाने के लिए ज़ोहो क्रिएटर जैसा प्लेटफॉर्म भी दे रही है। यानी लगभग हर बिजनेस जरूरत के लिए एक ज़ोहो ऐप मौजूद है। अच्छा, और फिर उनका एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है ज़ोहो वन। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ज़ोहो वन उनकी सबसे महत्वाकांक्षी पेशकशों में से एक है, कह सकते हैं। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस जैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर बिजनेस? हाँ, इसमें उनके 45 से ज्यादा ऐप्स एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। ओह। इसका फायदा यह है कि व्यवसायों को अलग-अलग सॉफ्टवेयर खरीदने और उन्हें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ एक ही जगह एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलता है।
अच्छा, तो मतलब इंटीग्रेशन की दिक्कत खत्म। हाँ, इससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि डेटा का फ्लो भी सुधरता है और मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। ये एसएमबीज के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हुआ है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब एक तरफ इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज और दूसरी तरफ उसे किफ़ायती और इंटीग्रेटेड रखना कमाल की रणनीति है। जी। और इसी रणनीति ने उन्हें शायद वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। आज 190 से ज्यादा देशों में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है इनका ऑपरेटिंग मॉडल। हाँ, वो कैसे? तो जहां ज्यादातर ग्लोबल टेक कंपनियां अपने हेडक्वार्टर्स पश्चिमी देशों में रखती हैं, जोहो का दिल और दिमाग कह सकते हैं काफी हद तक भारत में है। उनके अधिकांश कर्मचारी, खासकर जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम है, वो भारत में ही काम करती है। यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। इन्होंने ये साबित कर दिया कि वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने और एक ग्लोबल कंपनी चलाने के लिए अमेरिका या यूरोप में होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। भारत के शहरों और अब तो गांवों से भी ये संभव है। ये सिर्फ संभव नहीं है, जोहो ने इसे बेहद सफलतापूर्वक कर दिखाया है। ये मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस पूरी सोच और सफलता के पीछे जो शख्स हैं वो हैं श्रीधर वेम्बू। उनकी कहानी भी उतनी ही असाधारण है जितनी उनकी कंपनी। हाँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा है। आईआईटी मद्रास और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी। अमेरिका में क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनी में अच्छा करियर था, लेकिन वो भारत वापस लौटे कुछ अलग करने के इरादे से। उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली भी काफी अलग है, सुनाएं। बहुत अलग। आज वो भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी सादगी देखने लायक है। कहाँ रहते हैं वो? वो किसी महानगर में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनकासी के पास रहते हैं। गांव में? हाँ, गांव में। अक्सर साइकिल से ऑफिस जाते हैं। उनका मानना है कि असली भारत गांव में बसता है और अगर देश को आगे ले जाना है तो ग्रामीण प्रतिभा को मौका देना होगा। और ये सिर्फ उनका मानना नहीं है, उन्होंने इसे अपनी कंपनी की रणनीति का हिस्सा बनाया है। ये जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी सोच का नतीजा है ना? बिल्कुल। जोहो स्कूल्स एक मैं कहूँगा क्रांतिकारी प्रयोग है। यहाँ पारंपरिक डिग्री पर जोर नहीं दिया जाता। डिग्री की जरूरत नहीं। 10वीं या 12वीं पास युवाओं को, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वालों को चुना जाता है। उन्हें कंपनी खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अन्य तकनीकी स्किल्स की गहन ट्रेनिंग देती है। अच्छा। और साथ में स्टाइपेंड भी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें जोहो में ही नौकरी मिल जाती है। जरा सोचिए, कितने ही युवाओं के लिए ये जीवन बदलने वाला अवसर होगा, जिन्हें शायद औपचारिक कॉलेज शिक्षा का मौका नहीं मिलता या जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सिर्फ स्किलिंग नहीं है, ये तो सामाजिक सशक्तिकरण है। सही कहा। ये मॉडल दिखाता है कि प्रतिभा सिर्फ डिग्रियों में बंद नहीं होती। सही माहौल और अवसर मिले तो कहीं से भी बेहतरीन टैलेंट निकल सकता है। और ये जोहो के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि उन्हें समर्पित और कुशल कर्मचारी मिलते हैं जो कंपनी की संस्कृति को समझते हैं, उससे जुड़े होते हैं। और ये सब करते हुए जोहो ने उस रास्ते को नहीं चुना जो आजकल स्टार्टअप्स के लिए आम माना जाता है, मतलब वेंचर कैपिटल फंडिंग लेना, ये बूटस्ट्रैपिंग वाली बात। इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। आज के दौर में ये कितना मुश्किल या कितना फायदेमंद है? देखिए, ये जोहो की पहचान का एक बुनियादी पत्थर है, कह सकते हैं। श्रीधर वेम्बू का हमेशा से मानना रहा है कि बाहरी निवेशों का पैसा अक्सर अपने साथ शर्तों और दबावों को लेकर आता है। ये तो होता है। निवेशकों को जल्दी रिटर्न्स चाहिए होता है, जिससे कंपनियां कई बार अल्पकालिक लक्ष्यों पर फोकस करने लगती हैं और जो लॉन्ग टर्म विजन होता है या ग्राहक हित होते हैं उनसे समझौता कर सकती हैं। तो बूटस्ट्रैप रहने से उन्हें क्या आज़ादी मिलती है? मतलब क्या फायदा होता है? सबसे बड़ी आज़ादी मिलती है अपने भाग्य का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की। जोहो अपनी गति से बढ़ने, अपने मूल्यों पर टिके रहने और सबसे जरूरी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों के प्रति जवाबदेह होने के लिए स्वतंत्र है, न कि शेयर होल्डर्स या निवेशकों के प्रति। अच्छा। श्रीधर वेम्बू ने कई बार कहा भी है, हम अपने ग्राहकों के लिए जवाबदेह हैं, निवेशकों के लिए नहीं। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्राहक सेवा और R&D में मुनाफे को फिर से निवेश कर सकते हैं बिना तिमाही नतीजों के दबाव के। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान नहीं है? मेरा मतलब है, क्या कभी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए या तेजी से स्केल करने के लिए भारी पूंजी की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी? बिना फंडिंग के ये कैसे मैनेज करते हैं? निश्चित रूप से चुनौतियां रही होंगी। बूटस्ट्रैप ग्रोथ अक्सर धीमी हो सकती है, खासकर शुरुआती दौर में। मार्केटिंग और सेल्स पर शायद उतना खर्च नहीं किया जा सकता जितना कि फंडेड कंपनियां करती हैं। लेकिन जोहो ने इसे अपनी ताकत बनाया।
वो कैसे? उन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ पर, प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर और वर्ड ऑफ माउथ पर ज्यादा ध्यान दिया। और नतीजा आज सबके सामने है, $1 बिलियन से ज्यादा का सालाना राजस्व। $1 बिलियन? हाँ, और वो भी पूरी तरह से निजी स्वामित्व वाली कंपनी के तौर पर। यह दिखाता है कि धीरज और सतत प्रयास से भी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। जरूरी नहीं कि हमेशा बाहरी पैसा ही चाहिए। ये बूटस्ट्रैप मॉडल उनकी कंपनी की संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है? क्या वहाँ काम करने का माहौल भी अलग होता है जैसा आप कह रहे थे? काफी हद तक हाँ, क्योंकि बाहरी दबाव कम होता है, इसलिए कर्मचारियों पर भी अनावश्यक प्रेशर नहीं होता। जोहो की कार्य संस्कृति सीखने, प्रयोग करने और यहाँ तक कि गलतियों से सीखने को भी प्रोत्साहित करती है। अच्छा। वर्क लाइफ बैलेंस पर काफी जोर दिया जाता है, जो आजकल टेक इंडस्ट्री में आप जानती हैं काफी दुर्लभ होता जा रहा है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। इसका नतीजा क्या होता है? कर्मचारी टिकते हैं? नतीजा ये होता है कि कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। उनका जो एम्प्लॉय एट्रिशन रेट है, यानी नौकरी छोड़ने की दर, वो इंडस्ट्री के औसत से काफी कम है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक मशीन का पुर्जा नहीं है, बल्कि एक बड़े मिशन का हिस्सा है। और जोहो का मिशन सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचना नहीं है। उनका मिशन क्या है फिर? इससे बड़ा क्या है? उनका व्यापक विजन है व्यवसायों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त बनाना। और ऐसा करते हुए वो 3 मुख्य मूल्यों पर टिके रहते हैं: प्राइवेसी यानी गोपनीयता, अफोर्डेबिलिटी यानी किफायत, और सिंप्लिसिटी यानी सरलता। प्राइवेसी, अफोर्डेबिलिटी, सिंप्लिसिटी। जी, आज जब डेटा प्राइवेसी इतनी बड़ी चिंता है, जोहो का विज्ञापन मुक्त मॉडल और यूजर डेटा का सम्मान करना उन्हें वाकई अलग खड़ा करता है। हाँ, ये बात तो है। वो अपने यूजर्स की डेटा को बेचकर पैसा नहीं कमाते। बिल्कुल नहीं, जो कि कई बड़ी टेक कंपनियों के बिजनेस मॉडल का एक अहम हिस्सा है। और ये विजन सिर्फ सॉफ्टवेयर और प्राइवेसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके ग्रामीण भारत में किए जा रहे काम से भी जुड़ता है। तेनकासी में ऑफिस खोलना और वहां स्थानीय युवाओं को रोजगार देना, ये सब इसी बड़ी सोच का हिस्सा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक ऑफिस खोलना नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। श्रीधर वेम्बू का मानना है कि टैलेंट हर जगह है, बस उसे सही अवसर और माहौल देने की जरूरत है। तेनकासी और उसके आसपास के गांवों में जोहो के ऑफिस खोलने से हजारों युवाओं को अपने घर के पास ही अच्छी हाईटेक नौकरियां मिली हैं। इससे न सिर्फ उन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरी है, बल्कि इसने रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहित किया है। रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो लोग काम के लिए बड़े शहरों में चले गए थे, वो वापस अपने गांव लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहीं अच्छा काम मिल रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल का सामाजिक प्रभाव है। क्या उनके भविष्य की योजनाएं भी इसी दिशा में है? क्या इसे और फैलाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनकी योजना है कि भारत के हर राज्य में ऐसे ही ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएं। हर राज्य में? जी हाँ, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अगर ये सफल होती है तो ये भारत के विकास का नक्शा बदल सकती है। ये दिखाएगा कि आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति साथ साथ चल सकते हैं। और इसी विजन और योगदान के लिए श्रीधर वेम्बू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और उन्हें कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें, जोहो कॉर्पोरेशन की कहानी की कई परतें हैं। एक ऐसी कंपनी जो बिना बाहरी पैसे के वैश्विक स्तर पर सफल हुई। जी, 55 से ज्यादा उपयोगी और किफायती प्रोडक्ट्स का एक पूरा सूट तैयार किया। जी, एक ऐसा लीडर जिसके लिए सादगी, सामाजिक जिम्मेदारी और लॉन्ग टर्म सोच मुनाफे से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो ग्रामीण भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने का सपना देखता है और उसे हकीकत में बदल भी रहा है। सही कहा, जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक विचार है। ये विचार कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए भी किया जा सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय कंपनियां न सिर्फ दुनिया के लिए इनोवेशन कर सकती हैं, बल्कि सफलता के अपने नियम भी बना सकती हैं। ये कहानी धीरज, दृढ़ता और मूल्यों पर आधारित बिजनेस की ताकत को दर्शाती है। ये वाकई बहुत प्रेरणादायक है और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। बिल्कुल, और यहीं पर हम शायद अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जोहो का ये मॉडल, जो निवेशकों के अल्पकालिक मुनाफे की जगह दीर्घकालिक मूल्य, ग्राहक केंद्रितता और सामुदायिक प्रभावों को प्राथमिकता देता है, क्या ये भविष्य के व्यवसायों के लिए, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, एक ज्यादा टिकाऊ और प्रासंगिक रास्ता हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या टेक्नोलॉजी के विकास को इस तरह से व्यापक सामाजिक उन्नति के साथ जोड़ा जा सकता है
जैसा ज़ोहो करने की कोशिश कर रहा है? और क्या श्रीधर वेम्बू की ये सोच देश के लिए काम करना, निवेशकों के लिए नहीं, आने वाले समय में सिर्फ एक आदर्शवादी विचार रहेगी या एक व्यवहारिक जरूरत बन जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर वाकई विचार किया जा सकता है।